जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म E2G के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि विज्ञान की श्रृंखला का आगाज कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी कराया जा रहा है। और आप लोगों को ये भी पता है कि लुसेंट पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है, रिवीजन मोड में चल रहा है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर अपनी तैयारी को दबिश कर सकें। हालांकि आगे समय के साथ कॉन्सेप्चुअल एवं बेसिक लेवल से भी क्लास चलाने की योजना है, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ बने रहें। मेरे YouTube चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल से आपको अभी और आगे भी बहुत सारा लाभ होगा। तो आज का क्लास एक शेयर के साथ शुरू करना चाहेंगे। ना अभी थके हैं पैर, ना थके हैं पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर हैं, ना हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो इसके साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वनस्पति विज्ञान है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि जिसमें कुछ मज़ेदार होंगे और कुछ जो कि परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो उसको स्किप भी करना है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, क्या है उसका, क्या काम है, और कवक के बारे में पढ़ेंगे कि कवक क्या है, मानव के लिए क्या उपयोग है, क्या हानि है। जीवाणु क्या है, जीवाणु हमारे लिए क्या, कौन से जीवाणु या जीवाणु कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, कितना हानि पहुंचाता है, कितना लाभ पहुंचाता है। नग्नबीजी पौधे के बारे में पढ़ेंगे, आवृतबीजी पौधे के बारे में पढ़ेंगे, एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, विषाणु क्या होते हैं, और विषाणु कौन से विषाणु या विषाणु इंसान या जीव को कितना लाभ पहुंचाता है, क्या कौन से विषाणु से कौन से रोग होते हैं। लाइकेन पढ़ेंगे, और फिर किस कुल या वंश के बहुत सारे पौधे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो मूली है उस किस कुल के हैं, गाजर किस कुल के पौधे हैं। इस प्रकार से जड़ के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। और पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और पौधे में कौन कौन से हार्मोन हैं, उसका क्या काम है। और पादप के रोग के बारे में पढ़ेंगे, और वो रोग जो है किस वजह से होता है, किस तत्व की कमी से कारण होता है, किस विषाणु जीवाणु से होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक शुरू करते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। जैसे पादप जगत को पहले दो भागों में बांट दिया है, अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, और पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प होते हैं। और अपुष्पोद्भिद को तीन भागों में बांटा है। पहला है थैलोफाइटा, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा भी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं, और टेरिडोफाइटा भी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पुष्पोद्भिद वर्ग, जिसमें पुष्प के रहते हैं। उसमें पहला है नग्नबीजी, जिसमें बीज नहीं होते हैं, पुष्प होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं, आवृतबीजी। और आवृतबीजी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार से
और यहाँ पे दिया हुआ है कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या है? तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। पहला है अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद पौधा, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है अपुष्पोद्भिद पौधा? इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। अपुष्पोद्भिद पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते। इन्हें निम्न समूह में बांटा जा सकता है। यानी अपुष्पोद्भिद पौधे में बीज और पुष्प नहीं होते हैं। इसको निम्न भागों में बांटा गया। जैसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर पूछे कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो थैलोफाइटा है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है। पहले पढ़े हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। पहला समूह थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त होते हैं। इसमें संवहन ऊतक थैलोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है शैवाल। शैवाल की बात करें, एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, उनका शरीर सुकाय सदृश होता है। यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और शैवाल पर्णहरित युक्त होते हैं, मतलब कि शैवाल कलरफुल होते हैं, मतलब हरे रंग के होते हैं। और शैवाल में संवहन ऊतक होता है, जाइलम फ्लोएम, जो कि उसके लिए जल का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है। आत्मपोषी होते हैं, मतलब कि वो शैवाल जो है खुद से अपना भोजन बनाते हैं। इसके शरीर सुकाय सदृश होते हैं, मतलब इसमें भी जड़, तना, पत्ती आदि नहीं होते हैं। शैवाल में भी कुछ शैवाल लाभदायक होते हैं और इसका उपयोग जो है इंसान अपने लिए करते हैं। तो पहला है भोजन के रूप में शैवाल। भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल हैं जिसका उपयोग होते हैं? पहला है फोरफायरा शैवाल। फोरफायरा नामक शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अलवा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। सरगासन नामक शैवाल भी मनुष्य भोजन के रूप में कर सकता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल जो है कि मानव भोजन के रूप में होता है। नॉन स्टॉक नामक शैवाल भी मानव भोजन के रूप में होता है। दूसरा है आयोडीन बनाने में। शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में भी होता है। शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में देखें कौन कौन से शैवाल का भोजन के रूप में होता है। आयोडीन बनाने के रूप में कौन कौन से शैवाल का उपयोग होता है? तो आयोडीन बनाने में जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। फ्यूकस नामक शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। एक्लेरिया नामक शैवाल का उपयोग जो है कि आयोडीन बनाने में आदि होता है। खाद के रूप में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। नॉस्टॉक नामक शैवाल जो है खाद के रूप में, खेतों में खाद के रूप में प्रयोग में आते हैं। कौन से शैवाल? नॉस्टॉक नामक शैवाल। एनाबीना नामक शैवाल भी जो है कि खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। केल्प नामक शैवाल भी खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा है कि औषधियों के रूप में भी शैवाल का प्रयोग होता है। इंसान औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। यानी टिंचर आयोडीन किस शैवाल से बनाए जाते हैं? लेमिनेरिया शैवाल से बनाए जाते हैं। और क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एंटीजन जो है क्लोरेला नामक शैवाल से बनाया जाता है। फिर कुछ शैवाल का उपयोग जो है कि अनुसंधान कार्यों में भी होता है। जैसे क्लोरेला एसिटेबुलेरिया। क्लोरेला एसिटेबुलेरिया का प्रयोग जो है अंतरिक्षयान में भी होता है। और आगे जो है कि बेलोनिया नामक शैवाल का प्रयोग भी अनुसंधान कार्य में होता है। तो नोट
क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। जैसे क्लोरेला नामक शैवाल जो है उसका उपयोग अंतरिक्षयान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है कवक। कवक की बात करें तो कवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कवक क्या है, उसका क्या कार्य है, क्या उसका लाभ है। तो चलिए शुरू करेंगे। कवक यानी फंगी, इसके कवक के अध्ययन को यानी कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित होते हैं, मतलब कि ये इसमें कलरफुल नहीं होते, ये हरे कोई भी कलर के नहीं होते हैं, यानी हरे रंग के नहीं होते हैं। संकेंद्रीय होते हैं, संवहन उत्तक रहित होते हैं, यानी इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होते हैं, और ये थैलोफाइटा समूह के एक कवक हैं। मशरूम जो हम लोग देखते हैं गोबर पे, पेड़ों पे आदि, ये भी एक कवक है, और मशरूम की सब्जी भी हम लोग खाते हैं। तो कवक का अध्ययन कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहलाता है। कवक पर्णहरित रहित होते हैं, मतलब उसमें कलर नहीं होते हैं। संकेंद्रीय होते हैं, संवहन उत्तक रहित होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम जो इसमें नहीं होते हैं, थैलोफाइटा समूह के कवक हैं। और मशरूम जो हम लोग खेतों में गोबर पे या पेड़ों पे आदि पे देखते हैं, ये भी एक कवक है मशरूम। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में कार्य करते हैं। यानी सैक्रोमाइसिस नामक कवक का उपयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। यानी डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, अगर प्रश्न पूछे तो सैक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। कवक पौधों में जो है गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और अस्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा प्रमुख रोग इस प्रकार होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, तो जो हम लोग पढ़ेंगे उसको रिवीजन करेंगे। पहले कवक पढ़े हैं। कवक का अध्ययन कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। मशरूम भी एक कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आता है, यानी डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और अस्मट नामक रोग जो पौधों में होती है, रस्ट और अस्मट नामक रोग जो पौधों में होती है वो कवक के कारण ही होती है। पौधों में कवक के द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग जो है कवक के कारण होती है। दूसरा है गेहूं का ढीला अस्मट जो है कवक के कारण होती है। गेहूं का किट्टू रोग भी कवक के वजह से उत्पन्न होती है। गेहूं का किट्टू रोग कवक के कारण होती है। और आलू का अंगमारी रोग जो है वो भी कवक के कारण होती है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग यानी रेड रॉट ऑफ शुगर कैंसर, ये कवक के कारण होती है। मूंगफली का टिक्का रोग भी कवक के कारण होती है। आलू का मस्सा रोग भी कवक के कारण होती है। उसके बाद इतना ही नहीं, धान का जो है कि भूरी अर्ज भित्ति रोग भी कवक के कारण होती है। आलू का पिछेला अंगमारी, ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान से पढ़ें। आलू का पिछेला अंगमारी रोग भी कवक के कारण होती है। परांकुरों का डैम्पिंग रोग भी कवक के कारण होती है। एफ्ला नामक जो बीस है वो भी कवक से बनाई जाती है। तो एक बार फिर से ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं जो रोग होते हैं पौधों में, तो इसको फिर से पढ़ेंगे कि कवक से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं।
तो कवक से सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग कवक के कारण होती है। गेहूं का ढीला स्मट रोग कवक के कारण होती है। गेहूं का किट्टू रोग कवक के कारण होती है। आलू का अंगमारी रोग भी कवक के कारण होती है। गन्ने का लाल अपक्षय रेड रॉट ऑफ शुगर कैंस ये कवक के कारण होती है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होती है। आलू का मस्सा रोग कवक के कारण होती है। धान की भूरी अर्धभित्ति रोग कवक के कारण होती है। आलू की पिछेला अंगमारी रोग कवक के कारण होती है। प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग कवक के कारण होती है। इस प्रकार कवक से पौधों में बहुत सारे रोग होते हैं। अब कवक से जो है कि मानव में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव मनुष्य में जो है कवक के कारण निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। पहला है दम्मा। दम्मा जो है कवक के कारण ही फैलते हैं इंसान में। कवक के कारण ही दम्मा रोग होते हैं। तो कौन से कवक के कारण दम्मा रोग होते हैं? एस्परजिलस फ्यूम्यूगेट्स। अस्परजिलस फ्यूम्यूगेट्स नामक कवक के कारण मनुष्य में दम्मा रोग होते हैं। उसके बाद एथलीट फुट है। एथलीट फुट मतलब हाथी, एथलीट फुट हाथी पाँव जिसको कहते हैं, ये टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण एथलीट फुट नामक रोग होता है। एथलीट फुट नामक रोग जो है कि टीनिया पेडिस नामक कारण होता है। खाज नामक रोग की बात करें तो एकेरस अस्किवीज नामक कवक के कारण जो है कि खाज रोग होता है। गंजापन भी कवक के कारण होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण जो है गंजापन रोग होता है। आगे दाद खुजली की बात करें, दाद दिनाई की बात करें तो ये ट्राइकोफाइटान लेस्कोसे नामक कवक के कारण जो है कि दाद रोग होता है। तो कवक के कारण पहले हम लोग पौधों में कौन कौन सा रोग होता है वो पढ़े हैं, फिर कवक के कारण मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं उसको पढ़े हैं। तो फिर से इसको रिवीजन करेंगे, मनुष्य में कौन कौन सा रोग होते हैं। देखिए, एस्परजिलस फ्यूम्यूगेट्स नामक कवक के कारण मनुष्य में दम्मा रोग होते हैं। टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण मनुष्य में एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। एस्केरस एस्केवीज नामक कवक के कारण खाज रोग होते हैं। टीनिया कैपेटिस नामक कवक के कारण मनुष्य में गंजापन होता है। ट्राइकोफाइटान लेस्कोसे के कारण मनुष्य में जो है कि दाद रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आगे जो है कि बात करें कि गन्ने का लाल अपक्षय रोग जो है किस कवक के कारण होता है, तो कॉलेट्रोटाइकम फेलेकेटम के कारण होता है। आगे लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लाइकेन क्या है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, जिसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जो है जल तथा खनिज लवण विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार ये लाइकेन के बारे में फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, सहजीवी जैसा है। कवक जो है कि जल और खनिज लवण और विटामिन शैवाल को देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर जो है कि कवक को देता है। इस प्रकार कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह से सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। मतलब कि कवक और शैवाल दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। कवक जो है जल खनिज और लवण विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण कर करके जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण कर कवक को देता है। इस प्रकार दोनों में सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल में। इसको हैलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है। आगे है आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टोस
फेल्यूज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होते हैं, कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यानी लाइकेन में सभी प्रकार के तीनों प्रजनन होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, यानी तीनों प्रकार के प्रजनन लाइकेन में होते हैं। लाइकेन जो है कि वायु प्रदूषण के संकेतक भी होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। यानी ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का संकेतक कौन से होते हैं? लाइकेन होते हैं। लाइकेन जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन उगते ही नहीं हैं। अगर लाइकेन नहीं उग रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण अधिक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं। यानी पेड़ की छाल पे जो लाइकेन उगते हैं उसको कोटिकोल्स कहते हैं, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोटिकोल्स किसको कहते हैं? पेड़ों पे पेड़ की जो छाल है उस पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं, और खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को जो है सेक्सिकोल्स कहते हैं। आगे है, लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइकेन जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक है। अर्चिल, लोकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। नीला रंग किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? अर्चिल, लोकनोरा ना जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। हम लोग 9, 10 से ही पढ़े हैं कि लाल लिटमस पत्र को दूसरे रंग में बदल देते हैं। तो ये जो लिटमस पत्र बनाए जाते हैं वो रोसेला नामक लाइकेन से ही बनाए जाते हैं। किस लाइकेन से बनाए जाते हैं? रोसेला नामक लाइकेन से जो है लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। लोवेरिया, इरवेनिया और रोमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने में कौन कौन से लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? लोवेरिया नामक लाइकेन, इरवेनिया नामक लाइकेन, रेमेनीला नामक लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद है परमेलिया सेक्सिटिलीज नामक लाइकेन का उपयोग जो है कि मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सिटिलीज नामक जो लाइकेन है उसका प्रयोग जो है मिर्गी की दवा बनाने में की जाती है। आगे है, असिनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। असिनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक यानी आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काले खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मॉस कैलेडोनिया को आर्कटिक भाग में जो है कि भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक लाइकेन है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में किया जाता है। आइसलैंड मॉस को जापान के निवासी इंडोकार्पन नामक मॉस का उपयोग सब्जी बनाने के रूप में करते हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में परमेलिया नामक जो है कि लाइकेन का उपयोग सालन यानी कड़ी बनाने में भी करते हैं। तो इस प्रकार लाइकेन के बारे में एक बार यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। यानी लाइकेन जो है असिनिया नामक लाइकेन प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल बनाने में किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि के रोगों के उपचार के लिए औषधि जो बनाते हैं वो भी लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मॉस या कैलेडोनिया को आर्कटिक भाग में जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जापान के निवासी जो है कि इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकेन का उपयोग सालन यानी कड़ी बनाने में करते हैं। तो अब हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीवाणु क्या है, इसका क्या हानि है, क्या लाभ है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटिवॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की
खोज किया? जीवाणु की खोज जो है कि लीवेनहॉक ने किया। जीवाणु विज्ञान का पिता इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता जो है कि लीवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। जीवाणु का नाम जीवाणु जो है कि एहरेनबर्ग ने दिया, जबकि जीवाणु की खोज एंटोइन लीवेनहॉक ने किया था। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। रोग का जन्म सिद्धांत दिया रॉबर्ट कोच ने, और रॉबर्ट कोच ने ही कॉलरा के जीवाणु की खोज किया। तपेदिक के जीवाणु की खोज भी जो है रॉबर्ट कोच ने किया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किया। लुई पाश्चर ने जो है कि रेबीज के टीका की खोज किया लुई पाश्चर ने, और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी लुई पाश्चर ने किया। तो यहाँ से एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोइन लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया, जीवाणु का नाम जीवाणु एहरेनबर्ग ने दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किया तथा रोग का जन्म सिद्धांत दिया। यानी रॉबर्ट कोच ने कॉलरा के जीवाणु की खोज किया, तपेदिक जीवाणु की खोज किया, और रोग का जन्म सिद्धांत जो दिया वो रॉबर्ट कोच ने ही दिया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीका की खोज किया। किसने किया? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीका की खोज, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी लुई पाश्चर ने किया। कि आकृति के आधार पर जीवाणु जो है कई प्रकार के होते हैं। छड़ाकार या वैसिलस जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु जो है कि यह इस प्रकार के जीवाणु का आकार जो है छड़नुमा होता है या बेलनाकार आकार का होता है जीवाणु। फिर गोलाकार या कोकस नामक जीवाणु, ये जीवाणु जो है गोलाकार होता है इसका आकार, और एवं सबसे छोटी जीवाणु जो है गोलाकार या कोकस नामक जीवाणु ही सबसे छोटे जीवाणु के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे है जीवाणु का प्रकार, कोमा आकार का जीवाणु भी होता है या ब्रोबियो इसका नाम है। अंग्रेजी के चिन्ह जो है कि कोमा आकार के भी जीवाणु का आकार होता है, जिसे ब्रोबियो कॉलरी जीवाणु कहा जाता है। फिर जीवाणु का आकार है सर्पिलाकार भी जीवाणु होते हैं। सर्पिलाकार जीवाणु जिसको स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के ये होते हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है कि इसको पाश्चीकरण यानी पाश्चराइजेशन करते हैं। इसमें दो विधियां हैं, दूध के पाश्चराइजेशन की दो विधियां हैं। पहला विधि है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड यानी LTH, L से लो, T से टेम्परेचर, S से होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड यानी HTST यानी हाई, H से हाई, T से टेम्परेचर, S से शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में दूध को जो है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं, 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। यानी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे। तो जीवाणु के बारे में क्या क्या पढ़े हैं एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जीवाणु की खोज एंटोइन लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु के पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया, और रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक जीवाणु की खोज किया, और रोग का जन्म सिद्धांत भी रॉबर्ट कोच ने दिया। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीका की खोज किया। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी लुई पाश्चर ने किया। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़ाकार वैसिलस जीवाणु जो छरनुमा या बेलनाकार जीवाणु होते हैं। गोलाकार या कोकस जीवाणु जिसका आकार गोल होता है। कोमाकार जीवाणु या ब्रोबियो यानी जिसका आकार जो है कि कोमा के आकार का होता है। कोमाकार जीवाणु सर्पिलाकार, स्क्रू, स्प्रिंग जैसा जीवाणु होते हैं। दूध को
अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है इसका पाश्चीकरण या पाश्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियाँ होती हैं, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH ने दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं इस मेथड में, और दूसरा मेथड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTHT। हाई टेम्परेचर में दूध को जो है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। और आगे है एनाबीना या नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी वायुमंडल में जो है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? एनाबीना और नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना और नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? एनाबीना और नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, विषाणु के बारे में। जीवाणु पढ़ लिए, हम लोग विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु के बारे में इस प्रकार पढ़ेंगे कि विषाणु क्या है, पहले पढ़ेंगे। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज ये किया विषाणु को के करते समय किया, यानी विषाणु की खोज जो है कि इवानोव्स्की ने किया 1892 ईस्वी में। कब किया? तो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के करते समय विषाणु की खोज हुआ। इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, यानी विषाणु जो है कि सजीव भी होती है, निर्जीव भी होते हैं। इस प्रकार इन्हें सजीव और निर्जीव के कड़ी कहा जाता है, यानी विषाणु जो है कि सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। तो यानी विषाणु की खोज कौन किया? इवानोव्स्की ने किया 1892 ईस्वी में। किस समय किया? तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज करने के समय कर लिया। और इनकी प्रकृति जो है सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं, विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। और इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी अगर किसी को कहा जाता है विषाणु कहा जाता है, यानी विषाणु सजीव भी है, निर्जीव भी, उसके बीच का कड़ी कहा जाता है, इसके बीच में भी है, यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण इस प्रकार हैं। विषाणु कैसे निर्जीव कभी कभी हो जाते हैं? ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। विषाणु को निर्जीव भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। इनका क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। इस आधार पर विषाणु को कहा जाता है कि निर्जीव के रूप में कहा जाता है। निर्जीव का सजीव का लक्षण क्या है? तो इनकी न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। इस आधार पर कहते हैं कि विषाणु जो है कि सजीव के रूप में भी काम करता है। दूसरा है कि किसी जीवित कोशिका में पहुँचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। तो 2 आधार पर विषाणु को सजीव कहा जाता है कि इसका न्यूक्लिक अम्ल द्विगुणन होता है, और अगर विषाणु किसी जीव की कोशिका में प्रवेश करते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। इसलिए जो है कि विषाणु को जो है कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। परपोषित प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, यानी परपोषित यानी दूसरे पर जीने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। इस आधार पर जो है परपोषित आधार पर जो है प्रकृति के आधार अनुसार जो है विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। दूसरा है जंतु विषाणु, इसमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। आगे बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इसमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट, जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। मतलब जिस विषाणु में RNA जो है कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर इधर जीवाणु के बारे में ही है, इधर जीवाणु के बारे में भी कुछ छूट गया था, तो फिर से इसको पढ़ेंगे। राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां ल्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडल का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यानी मटर कुल के पौधे
जैसे दलहन के जितने भी पौधे हैं उसके जड़ों में जो है राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोटोवेक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोरोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप में मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कह रहे हैं कि एजोटोवेक्टर तथा एस्पाइरिलम तथा कोलोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु की कुछ जातियां जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? एजोटोवेक्टर, एजोस्पाइरिलस और कोलोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु। चर्म उद्योग में चमड़े के बालों और वसा को हटाने के कार्य में जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसे चमड़ा कामना यानी टिनिंग कहते हैं। टिनिंग यानी चमड़े से जीवाणु और वसा बालों को हटाने के लिए जो एक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अचार, मुरब्बा, शरबत को शक्कर की गढ़ी, चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं को द्रव्यकुंचन हो सके।